आज हम 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे अपन बैंकों का प्रादुर्भाव अर्थात बैंकों की शुरुआत कब से हुई और किस प्रकार से बैंकों की शुरुआत किया गया। प्राचीन काल से ये लेन देन का व्यवसाय करते रहे हैं, अर्थात आधुनिक बैंकों के जो 3 पूर्वज हैं, व्यापारी, महाजन एवं शराब, ये प्राचीन समय से ही व्यवसाय में लेन देन करते रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन में साख का लेन देन होता था। विद्वानों का मत है कि 1148 में प्रथम बैंक की स्थापना जिनेवा में हुई। 1157 में बैंक ऑफ वेनिस एवं 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना अस्तित्व में था। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ 1609 में हॉलैंड के बैंक ऑफ आम्स्टरडम से माना जाता है। बाद में जर्मनी में 1619 बैंक ऑफ हम्बर्ग, 1644 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में बैंक मुद्रा एवं साख निर्माण का माध्यम बन चुके हैं। बैंक भी कई प्रकार की खुल चुकी है। हिंदी भाषा का अधिकोष अंग्रेजी भाषा की बैंक का हिंदी अनुवाद है। इस तरह बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंकों शब्द से हुई है। यह शब्द फ्रेंच भाषा के बैंक में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक हो गया। बैंकों का अर्थ बेंच से है। पुराने समय में इटली में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। जब उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाता था तब उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से बाद में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। बैंकों का प्रादुर्भाव हो जाने के बाद अब हम आते हैं व्यापारिक बैंक का अर्थ एवं परिभाषा की ओर। सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों का मुख्य व्यवसाय व्यापारिक संस्थाओं की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। व्यापारिक बैंक धन जमा करने, ऋण देने, बैंकों का संग्रहण एवं भुगतान करने तथा एजेंसी संबंधी अनेक काम करते हैं। प्रोफेसर A.G. हार्ट के शब्दों में बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है तथा जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनसे खातों में वह धन प्राप्त करता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, संरक्षण एवं निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से ही की जाती है। संक्षेप में अपन कहें तो व्यापारिक बैंक वे बैंक है जो लाभार्जन करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करते हैं। बैंकों का अर्थ एवं परिभाषाएं हो जाने के बाद अब हम आते हैं व्यापारिक बैंकों के प्रकार। व्यापारिक बैंकों को 2 भागों में बांटा जाता है, अनुसूचित बैंक एवं गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित कर रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में
उन बैंकों को सम्मिलित कर रखा है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। इन बैंकों की चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 5 लाख के बराबर होनी चाहिए। इन बैंकों को अपनी मांग एवं समय देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में न हो। भारत में अनुसूचित बैंकों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें पहला है अनुसूचित व्यापारिक बैंक और दूसरा है अनुसूचित सहकारी बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के अंतर्गत अनुसूचित सहकारी बैंक और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक आते हैं। इसी में है गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वह होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं होते। इन बैंकों की चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर 5 लाख रुपये से कम होती है। इन बैंकों का रिजर्व बैंक पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। इसके बाद व्यापारिक बैंकों के कार्य। इसमें पहला जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। व्यापारिक बैंकों का प्रथम कार्य जनता की बचतों को जमा के रूप में प्राप्त करना होता है। इसके लिए बैंकों द्वारा निम्न खाते खोले जाते हैं, जिनमें पहला है बचत खाता। बैंकों ने ऐसे खातों की व्यवस्था विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए की है जिनकी बचतें थोड़ी होती है और उन्हें अपनी जमाओं की बार बार आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के खातों के अंतर्गत खाताधारी राशि जितनी बार जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने के संबंध में इनके लिए कुछ नियम हैं। इस खाते पर बैंक निश्चित अवधि खाते की तुलना में कम ब्याज प्रदान करता है। इसी में दूसरा है चालू खाता। इस खाते के अंतर्गत जमाकर्ता एक दिन में चाहे जितनी बार रुपया निकाल सकता है। चालू खाते पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि बैंक को ऐसे खातों में जमा संपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है और इसके लिए अपने पास नगद कोष रखने पड़ते हैं। कुछ बैंक ऐसे खाताधारियों से अपनी सेवाओं के बदले कुछ सेवा शुल्क भी वसूल करते हैं। यह खाता विशेष रूप से कुछ बड़े व्यापारियों को ही सुविधा प्रदान करता है। इसी में तीसरा है निश्चित अवधि खाता। इस खाते में बैंकों द्वारा निश्चित अवधि के लिए धन स्वीकार किया जाता है, जिसकी वर्तमान में न्यूनतम अवधि 46 दिन की होती है। इस खाते में ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। इन खातों में रुपया जितने अधिक लंबे समय के लिए जमा करवाया जाता है, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होती है। यदि जमाकर्ता निश्चित अवधि से पूर्व अपना रुपया वापस लेना भी चाहे तो बैंक साधारण दर से ब्याज देकर रुपया वापस कर सकता है। इसी में चौथा है अनिश्चितकालीन जमा खाता। इस प्रकार के खाते के अंतर्गत रुपये को अनिश्चित काल के लिए जमा किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जमाकर्ता को रुपया निकालने की अनुमति नहीं दी जाती। जमाकर्ता केवल ब्याज की राशि को ही निकाल सकता है। इसके बाद ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान किए जाते हैं। साथ ही यह ऋण
विक्रयशील प्रतिभूतियों की धरोहर के आधार पर प्रदान कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बैंकों द्वारा अनुत्पादक ऋण प्रदान कर दिए जाते हैं। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाने वाले ऋण प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें नगद साख के अंतर्गत बैंक व्यक्तियों को एक निश्चित सीमा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है। ऋण की संपूर्ण राशि ऋणी को नगद रूप में न देकर ऋणी के खाते में जमा करवा दी जाती है और ऋणी को उसकी आवश्यकता अनुसार धन निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। बैंक सामान्यतः ऋण की संपूर्ण राशि पर ही ब्याज वसूल करते हैं, लेकिन कुछ बैंक प्रयोग न की गई राशि पर ब्याज की छूट भी प्रदान करते हैं। इसी में दूसरा है अधिविकर्ष। जिन व्यक्तियों का बैंक में चालू खाता होता है, वे बैंक में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक राशि निकालने की बैंक से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। जमाकर्ता द्वारा स्वयं के जमा राशि के अतिरिक्त निकाली गई राशि अधिविकर्ष कहलाती है। बैंक द्वारा यह सुविधा केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी साख अच्छी होती है। अधिविकर्ष पर बैंक ऊंची दर से ब्याज वसूल करता है। तीसरा है ऋण तथा अग्रिम। इसके अंतर्गत ऋणी को बैंक से ऋण की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो जाती है। ऋण की राशि एक साथ प्राप्त हो जाने के बाद इसका कुछ अंश बैंक को वापस कर देने की स्थिति में ऋणी उस राशि को पुनः प्राप्त करने का अधिकारी बना रहता है। और चौथा है विनिमय बिलों की कटौती। आधुनिक समय में बैंकों द्वारा विनिमय बिलों की पुनर्कटौती के माध्यम से भी ऋणों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। विनिमय बिल के वाहक को बिल की परिपक्वता अवधि समाप्त होने से पूर्व ही बिल का भुगतान कर दिया जाता है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सेवा अल्पकालीन ही होती है। इसके बाद अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। इसमें पहला है भुगतान एकत्रित करना। ग्राहकों द्वारा भेजे गए चेक, विनिमय विपत्रों आदि साख पत्रों का भुगतान एकत्रित करने का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। दूसरा विनिमय बिल स्वीकार करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। चौथा होता है धन की वसूली। पांचवा प्रतिभूतियों एवं शेयर का क्रय विक्रय, धन का हस्तांतरण, व्यवस्थापन का कार्य और विदेशी विनिमय की सुविधा। ये अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य हो जाने के बाद अब हम आते हैं विविध कार्य करना। इसमें पहला है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि जेवर, कानूनी पत्र, दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स अपने पास रखते हैं। दूसरा है यात्री चेक की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र देते हैं, जिससे उन्हें यात्रा करते समय नकद मुद्रा साथ नहीं रखनी पड़ती। तीसरा साख संबंधी सूचना। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य व्यापारियों को देते हैं और पूछे जाने पर अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का जांच पड़ताल कर अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं। चौथा है आंकड़े एकत्रित कर प्रकाशित करना। कुछ बड़े बड़े देशों के व्यापार तथा उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का काम बैंकों के द्वारा भी किया जाता है और उन्हें प्रकाशित भी करते रहते हैं। पांचवा है अभिगोपन संबंधी कार्य। बैंक कंपनियों के शेयर तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य करते हैं। इससे कंपनियों को पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस कार्य के लिए बैंक इन कंपनियों से अपना कमीशन वसूल करते हैं।
और इसके साथ साथ सरकारी ऋण पत्रों की बिक्री, सुरक्षा कोष एवं चंदे एकत्रित करना, उपभोक्ता ऋण प्रदान करना और ग्राहकों को सलाह देना भी बैंक एक विशेषज्ञ के रूप में अपने ग्राहकों को उनके धन तथा विनियोग संबंधी मामलों में सलाह भी देते रहता है। बैंकों के विस्तार के कारण बैंकिंग कार्यों में कुशल और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापारिक बैंक अपने लोगों को प्रशिक्षण भी देती है। इसके बाद व्यापारिक बैंकों के आधुनिक कार्य। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंकों ने अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य करने प्रारंभ कर दिए हैं। इनमें पहला है इंटरनेट बैंकिंग। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते चला सकता है। दूसरा है सर्वत्र बैंकिंग। अब व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को देशव्यापी अपनी किसी भी शाखा से रुपया जमा कराने अथवा निकालने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तीसरा है एटीएम सुविधा। अब वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न स्थानों पर एटीएम मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। खाताधारी इन मशीनों का उपयोग किसी भी समय अथवा स्थान पर कर सकते हैं। और चौथा है साख पत्र। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र जारी करने लग गए हैं। साख पत्रों के धारक इनका प्रयोग बाजार में खरीदारी करने हेतु करते हैं। अब उन्हें बाजार में वस्तुएं खरीदते समय नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से दुकानदारों का शीघ्र भुगतान कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह राशि अपने ग्राहकों से 45 दिन की अवधि में प्राप्त करनी होती है। इसके बाद अब हम आते हैं साख निर्माण की सीमाएं। तो पहला है देश में मुद्रा की मात्रा। चलन मुद्रा साख का आधार होती है। देश में नकद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों के पास नकद जमाएं उतनी ही अधिक होती है और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में साख निर्माण कर सकते हैं। इसी में मुद्रा की तरलता, पसंदगी, बैंकिंग आदतें, जमाओं पर नकद कोष अनुपात, ब्याज दर, बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा होना। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।